Welcome to another episode and in this episode here is निखिल सोनी। एक्चुअल में जब मैंने लिविंग और ये लर्निंग के कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सोचा था तो मुझे पहला जो गेस्ट याद आया था वो निखिल सोनी थे। जब आप अपनी बात को खुल के कह सकते हो तो फिर हिचकिचाहट नहीं हो रही, हिचकिचाहट नहीं है तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक है ना। एक्चुअल में क्या प्राइवेसी इस डिजिटल एज में एग्जिस्ट करती है या फिर हो ही नहीं सकती? ये कह रहा है कि नेवर से I failed 99 times, वो just say कि I discovered 99 ways। मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमें अपने बेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए। बेस्ट आप धीरे-धीरे थे उसमें, ठीक है। उस टाइम पे जब उन्हें फायर किया गया था तो एप्पल के पास लगभग 83 पर ऐसा लगता है कि प्राइवेसी में भी ऐसा ही कि अपना बेस्ट ही बेचो ना। जब बेचना है तो फिर अपना बेस्ट बेचो ना, फिर अपना वर्स्ट क्यों बेचना। जब हम संभाल लें so seems like a feeling of the public account or a private account डेटा इसके कॉन्ट्रास्ट उन लोगों के पास जा रही है जो शायद इसके काबिल नहीं लिखा गया था। When something is free, then you are the product। थिंकिंग यू नो द रीजन चैट जीपीटी कैसे मतलब मार्केट में है देखा जाए तो और कैसे सारी जो वैल्यू है वो कौन तय कर रहा है, वो गवर्नमेंट तय कर रही है। ठीक है, एक सिग्नेचर हुआ नोट आपके पास आता है, एक कागज का टुकड़ा आपके पास आता है, देन आप उसकी ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ तो ग्रहों की एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू के पीछे अगर हम भागें और पूरा सिंध पीना चाहता हूँ, खुल कर या उमदा होकर दिया चाहते तो कागज का टुकड़ा आपको पेट नहीं भर सकता। कागज के टुकड़े से जो निकलने वाला धुआं है उससे आपकी सांस नहीं आ सकती। और मेरे पास गुड अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी नहीं। हम वो बीज के पौधे हैं जो अच्छे से उग भी सकते हैं और खूब अच्छे तरीके से फल भी दे सकते हैं, है ना। तो फल फूल भी 20 रुपए में कुछ इज अ सक्सेसफुल लाइफ। आपने कहा 200 रुपए में खुश हूँ तो इज अ सक्सेसफुल लाइफ कि क्या किसी ने बातें करना जरूरी है। मतलब है कि तालाब में अगर कमल है तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि उस कमल को पहुंचना है तो शायद बदन यहाँ तक भी कीचड़ से ढक सकता है और यहाँ तक भी पानी में। मगर मैं जब यहाँ आया था तो मैं लिटरेचर के मामले में बिल्कुल अच्छा आज भी सरकार होता है। इंटरप्रेटिव कम्युनिटी यही कहती है कि आप अगर अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिले, आपको मिली है तो आप किसी को ऐसे ही मतलब बेइज्जत तो नहीं कर सकते। जब मैं समझ चुका हूँ कि आपके पास टैलेंट होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है उस टैलेंट की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है, कितना इश्क है आपको उस टैलेंट से और कितना अच्छा आप प्रदर्शित करते हो। ये आपके अंदर की टैलेंट होनी चाहिए। अभी वाले यूथ वाले जीवन में मैं कहना चाहूँ कि इश्क बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे काम से हो, चाहे किसी शख्स से हो, चाहे अपने आने वाले लोगों से हो। आप कर सकते हो तो वो जो भी आप कर रहे हो उसमें बेस्ट कर दो, जो भी आप बेस्ट करना। नाउ द सेकंड थिंग, बेस्ट एट योर रिलेशनशिप। Welcome to another episode and in this episode here is निखिल सोनी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ये थोड़ा सा फॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड सेशन है। बीते एपिसोड की तरह हम आज नई एपिसोड में नई चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में जब मैंने लिविंग और ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सोचा था तो मुझे पहला जो गेस्ट याद आया था वो निखिल सोनी थे आई थिंक, क्योंकि मैंने अपने उस डिपार्टमेंट में एक वर्सटाइल फिगर को जब मैंने ऑब्जर्व किया, ही इज द वन ऑफ देम एंड his communication skill is really great and this is a really learning thing for me. I think it's a really new thing for me. Lovely. मुझे सबसे पहले ये बता दो तुम कि क्या राज है ये एक्चुअल में तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इनहेंस किया तुमने? कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करने का कोई राज नहीं होता। जब यारों के साथ वाइब मिल जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल अपने आप बन जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अमन भैया हैं हमारे, है ना, अमन भैया हमारे सीनियर हैं, हम सबको बता दें पहले। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में जब से हम हैं तो वो पहला दिन था और ये जो शख्स है ये हिचकिचाता नहीं है बात करने में। वही एक बेहतर तरीका है कम्युनिकेशन को बेहतर करने का, क्योंकि जब आप हिचकिचाते नहीं हो बात करने में तो जब घबराहट नहीं है तो फिर किस बात का वो है। जब आप अपनी बात को खुल के कह सकते हो तो फिर हिचकिचाहट नहीं हो रही, हिचकिचाहट नहीं है तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक बेहतर है ना। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने पहले इनका नाम सुन रखा था, मैंने सुना निखिल सोनी, अमन सोनी, निखिल सोनी, थोड़ा सा मुझे लगा मेरे एक्चुअल में मैं मानता कुछ भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो अपने ही कास्ट का इंसान है, पूछते हैं क्या निकलता है।
तो एक्चुअल में जब पूछने पर आए तो ये मेरे रिलेशन के ही थोड़ा सा निकले। नहीं, ये हमारे गांव के जो है नजदीक के रहने वाले हैं, है ना, और हमारे घर के ठीक बगल में इनका रिलेशन है, तो वो एक बहुत बेहतर रिलेशन निकला इनके साथ हमारा। और जब से हम इस इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं, एज अ सीनियर अमन भैया ने हमें हमेशा हेल्प भी की है, और अननेसेसरी ऐसी कोई बात हमारे बीच तो नहीं रही है, और बिल्कुल। ना ही हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के बीच में रही है। और द बेस्ट पार्ट इज फ्रॉम IJN2, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से हम यहाँ आए हैं तो हमें ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे हैं, और उनमें से ये एक एग्जाम्पल है। सो माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, माय जूनियर निखिल सोनी। और अभी हम लोग इनके हिसाब से मैंने कुछ ऐसी चीजें पूछने का ऐसा फैसला किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नॉट अ नॉर्मल गाय, ये बहुत ही वर्सेटाइल फिगर है, मैंने पहले भी कहा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू फिनोमिनल क्वेश्चन। और चाहता ये हूं मैं कि आप अपने जितने भी एक्सप्रेशन है, जितने भी अपने एक्सपीरियंस है, उनको बिल्कुल ही अनफिल्टर होकर शेयर करेंगे। उम्मीद तो मुझे पूरी है, तो आप पूरी वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। मुझे पता है क्यों। वैसे तो मैंने काफी सारे डिबेट में पहले भी हिस्से लिए हैं मैंने, लेकिन इस IJN2 में मैंने एक डिबेट में हिस्सा लिया था, जिसको निखिल ने ही मेरे को सजेस्ट किया था। पॉलिटिकल साइंस की वो एक डिबेट थी। उस डिबेट में ये था कि डिजिटल एज में हमारा सबसे ज्यादा नुकसान है या सबसे ज्यादा फायदा है। तो इसके लिए मेरा क्वेश्चन तुमसे ये रहेगा, फॉर्मल क्वेश्चन है ये, कि एक्चुअल में क्या प्राइवेसी इस डिजिटल एज में एग्जिस्ट करती है या फिर हो ही नहीं सकती? प्राइवेसी एक ऐसी चीज, आप किस मामले में उस चीज को प्राइवेट करना चाह रहे हो। जैसे एक तो होगी आपकी लाइफस्टाइल, बिल्कुल, जो कि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है हम बहुत ओवरऑल आधी से ज्यादा लाइफस्टाइल तो हम दिखा देते हैं लोगों को, पब्लिक को दिखा देते हैं, ठीक है, कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हम कैसे रहते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या ऑल दैट थिंग्स। फिर उसके बाद अगर थोड़ी सी और सोशल मीडिया उसको भी और शॉर्टेज कर दिया जाए, तो आजकल स्नैप भी आ गया है कि आप हर एक मूवमेंट की खबर वर्ल्ड को दे रहे हो कि हम कहाँ पे हैं, किस मूवमेंट में और क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जैसा पूछ रहे हो ना कि प्राइवेसी क्या इस एज में मुमकिन है, हाँ। है ना, और क्या ये डेटा सिक्योर भी है या नहीं। तो सिक्योरिटी की जवाबदारी कुछ हद तक हमारी भी है कि हम कैसे उस चीज को दिखा रहे हैं। अगर हम ऐसा सोच के करें ना कि यार कितना हमें अपने आप को दुनिया के सामने खोलना है, मतलब हमारी किस एक्सपेक्ट को हमें अपनी दुनिया के सामने दिखाना है। और सम टाइम हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने लग जाते हैं, उससे वो ये रहा होता है कि कोई एक चीज में हम टॉप पे नहीं जा पाते। बिल्कुल। बट नाउ आर, जैसे आप अभी थॉमस एल्वा एडिसन का एक कोट है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, वो ऐसा है कि जो जिसने बल्ब इन्वेंट किया, ठीक है, वो ये कह रहा है कि नेवर से आई फेल्ड 99 टाइम्स, वो जस्ट से कि आई डिस्कवर्ड 99 वेज विच क्योर्स जो है फेलियर। तो मेरे कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यार कभी हमको अपनी मिस्टेक्स को लेके मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं हो रहा है, वर्सेटाइल नहीं हो जाना है या जज नहीं करना है। ठीक है, हम नई चीजें ट्राई करते हैं। और सोशल मीडिया में जैसे इस जमाने में डेटा प्राइवेसी के ऊपर मैं बात करूँ, तो जैसे कि आप कह रहे हैं, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको दुनिया के सामने कितनी चीजें खोलनी है। हाँ, हर चीज अगर हम खोल के रख देंगे, जैसे कैसे कह दूं मैं कि अगर हम अपनी पूरी ही लाइफ वर्ल्ड के सामने रख देंगे, हाँ, तो कुछ हद तक दायरे में तो वो ठीक भी है। बिल्कुल। बट आप अगर पूरी दुनिया के सामने अपनी सारी लाइफ खोल के रख रहे हो, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको भी अफेक्ट कर सकता है। रादर देन बीइंग वेरी ओपन, आप उतना ही ओपन रहो जितना जिसमें आप बेटर हो। बिल्कुल, जिसमें आप बेटर हो वो सारी चीजें अगर हम दुनिया को दिखाएं तो ज्यादा बेटर कर सकते हैं, रादर देन बीइंग फुल्ली ओपन एंड फुल्ली फंक्शनल फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल, क्योंकि फिर वो अगर आप सारी चीजें ही ओपन करके रख देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तो फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो पीक पॉइंट, जैसे क्रिकेट में नहीं कहा जाता कि जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने मूव्स को जब खेल लेते हैं, जब क्रिकेट हो जाता है, तो अपने मूव्स को हमेशा देखते हैं। बिल्कुल, कि मैं इससे और क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो उसमें कई कमियां भी नजर आती है। बिल्कुल, जब कमियां नजर आ जाती है, ऐसा नहीं है कि आपका विलन जो आपका अपोनेंट है वो आपके मूव्स को नहीं देख रहा है। कहते हैं ना कि वो भी आपके मूव्स को देख रहा है कि कहाँ पे ये पीक पॉइंट पे और कहाँ पे ये वीक पड़ रहा है।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमें अपने बेस्ट को ही परफॉर्म करना चाहिए। बेस्ट आप धीरे धीरे होते जाते हो, हाँ। डजंट मैटर कि स्टार्ट तो आप जीरो लेवल से ही करोगे, देन आफ्टर आप किसी चीज में बेस्ट होगे। बट द थिंग इज कि अगर हम ओवरऑल ओपन करके रख देंगे तो नहीं, है ना। फिर इट्स नॉट अ गुड वे टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड। बिकॉज आप हर चीज ओपन करके मत रख दो दुनिया के सामने, वही ओपन करके रखो और उसी एक चीज में थोड़ा 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 बेस्ट होने की सोचो, हाँ। तो वो वर्ल्ड भी एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज अब जैसे छोटा सा ही एग्जांपल है, अगर एप्पल का एग्जांपल लूं मैं, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जब स्टीव जॉब्स थे उसमें, ठीक है, उस टाइम पे जब उन्हें फायर किया गया था तो एप्पल के पास लगभग 83 प्रोडक्ट्स थे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एप्पल क्रैश कर गई थी। हाँ। देन आफ्टर अगेन स्टीव जॉब केम्स एंड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को शॉर्ट किया, वो कम चीजों में गए और कम चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास किया, तो आज एप्पल एप्पल है वर्ल्ड में। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्राइवेसी जैसा आप कह रहे हैं ना, मुझे यही लगता है कि हमें उन्हीं चीजों को दुनिया के सामने रखना चाहिए जो जिनमें हम बहुत ज्यादा बेहतर हैं, और जिनमें, और आज के यूथ की जैसे आप बताइए, जैसे आपने ये कदम उठाया, आपने स्टूडेंट की वॉइस को ओवरऑल वर्ल्ड के सामने रखने का प्रयास किया, ठीक है। अब हमारे कन्वर्सेशन में मैं ये बोलूं कि जैसे हम यूजुअली ऐसी जैसी अभी हम बातें कर रहे हैं वो हम दुनिया के सामने तो नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली या तो दोस्त से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसी लग रही है, ये एक फन फैक्ट है, ठीक है, इस उम्र में ठीक है, वो ठीक है। बट कहीं कहीं पे हमारा कुछ ऐसे लोगों से भी मिलना, आप जैसे लोगों से भी मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम वो बातें कह पाते हैं, क्या फॉर्मलिज्म में हम वो बात कह पा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि कभी ना कभी खेल सिर्फ ऐसा ही है कि हम दुनिया को, मतलब अपने आप को हम दुनिया के सामने बेच ही रहे हैं, टेक्निकली कहा जाए, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइवेसी में भी ऐसा ही कि अपना बेस्ट ही बेचो ना, जब बेचना है तो फिर अपना बेस्ट बेचो ना, फिर अपना वर्स्ट क्यों बेचना। जब हम सामान लेने जाते हैं तो अगर किसी अच्छी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी का कोई सामान मिल जाए, तो अपना बेस्ट ही दुनिया के सामने रखेंगे तो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और सोशल मीडिया की बात करें तो हमें वहां भी उतना ही ओपन होना है जितना दुनिया को देखने की आवश्यकता है। 100% मत हो जाइए, बिकॉज वो आपको हार्म ना करे बाद में। Just like that. Oh, so seems like a feeling of the public account or a private account. इसके कॉन्ट्रास्ट में बोलूंगा मैं कि अगर आपको सच में लगता है कि यार प्राइवेसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन यू कैन प्रेफर योर, मतलब आप कहोगे तो आप प्राइवेट अकाउंट ही रखो। पब्लिकली अगर आप जाते हो तो आपके फोटोज पे, आपके वीडियोस पे डेफिनेटली वर्स कमेंट्स तो आएंगे ही, अच्छी चीजें आए या ना आए, क्योंकि मेरे साथ भी पहले चीजें देन आफ्टर जैसा आप ये बात कर रहे हैं कि वर्स कमेंट आएंगे, तो या तो फिर हम उस चीज के लिए रेडी हूँ, वर्स कमेंट आने वाले हैं तो हाँ मैं फेस कर लूंगा उस चीज को, वो चीज मेरे को अफेक्ट नहीं कर रही है, या तो वो मेरे काम को अफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अगर 10 वर्स कमेंट आ रहे हैं, एक बेटर कमेंट आ रहा है, तो हमारा ध्यान उसी एक वर्स कमेंट की तरफ जाता है, देन हमारा वर्क जो है वो ज्यादा उस तरीके से हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम दुनिया के सामने वो चीज रख रहे हैं, अगर हम दुनिया के सामने खुद को टेक्निकली कहा जाए तो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अपना बेस्ट प्रेजेंट करें, जिससे आने वाले टाइम में जब हम रीवॉक करें उस चीज को या रीवॉच करें उस चीज को, तो दुनिया के सामने वो बहुत बेटर लगे यार। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। और अभी आप जो कर रहे हो ना ये पॉडकास्ट वाला काम, मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अभी स्टार्टिंग फेज में मान लो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, इट्स फाइन। अगर 10 स्टूडेंट्स के माइंड जब आके एक साथ दिखेंगे पब्लिक के उसमें, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे जब 10 यूथ का माइंड दिखेगा और यूथ वो बोल रहा होगा जो जेन्युइनली कहना चाह रहा है, वो कैसे अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे मैं भी अभी गलत ही बोल रहा हूँ, बट मैं सीख बट मैं सीख तो रहा हूँ कि कैसे बात करनी है। आने वाले टाइम में अगर मेरे को किसी एक बड़े पर्सन से बात करना हो, या आने वाले टाइम में आप मुझे याद करें, आप 1 मिलियन हिट करना है और आप मुझे याद करें कि यू आर द वन जो सबसे फर्स्ट में आए, देन आफ्टर वो कन्वर्सेशन हमारी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी टू द वर्ल्ड। और जब वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो मैं यही चाहूंगा कि हम इम्पैक्ट उसी चीजों से क्रिएट करें जहां हम अपना बेस्ट दिखा पाएंगे। और हाल ही फिलहाल में हमने देखा कि, और देखते भी जा रहे हैं कि पहले हमें इमेज जनरेटिव एआई के बारे में कुछ पता चला था, उसके बाद कुछ वीडियो जनरेटिंग एआई के बारे में पता चला। तो बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा था कि क्या ही होता है, अगर हम कश्मीर जा नहीं पा रहे तो जनरेटिव एआई की, तो ऐसा तो चलो आपके साथ, चलो आप कंफर्टेबल हो इतना कर सकते हो, लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि आपकी डेटा, आपकी प्राइवेसी उन लोगों के पास जा रही है जो शायद इसके काबिल नहीं हो सकते। मेंटली हम लोगों को ऐसा, मतलब पहले हमारी जो इंडिपेंडेंस थी 1947 में, तो हम क्लियर सब कुछ खो गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो काफी सारे ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे हम ऑलरेडी
मतलब हम गुलाम बनते जा रहे हैं। हाँ, टेक्निकली वेस्टर्न मीडिया ने या वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे ऊपर इतनी सारी चीजें ओपन करके रख दी है कि हम उस चीज को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उस चीज को अपनाने में लग जा रहे हैं कि ये बेस्ट है हमारे लिए। वेस्टर्न मीडिया के क्या पोर्ट्रे कर रहा है, बहुत अगर रेयर उसमें देखा जाए तो एक छोटा सा ऐड था, मैं अभी कहीं सुन रहा था, जो मूव के फाउंडर हैं, ठीक है, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो जो मूव के एक फाउंडर है वो ये कह रहे थे अपनी एक वीडियो में कि मूव जो है कभी इस चीज के लिए बना ही नहीं था कि वो एक दर्द को ठीक करे, बट हमने मीडिया के सामने पोर्ट्रे ऐसा किया, देन मूव बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड इन इंडिया आयोडेक्स के बाद। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार कि अगर हमारी मार्केटिंग ही इतनी वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक हो, जस्ट लाइक हम कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर इंडिया भी इन्हीं सारी इनिशिएटिव्स में, जैसे अभी एआई समिट हुआ उसमें एक सर्वम जो एआई निकल गया है, ठीक है, हमारा सारा ध्यान दूसरी तरफ ही चला गया है कि एक जो फेलियर है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन ना। मेरा ये मानना है कि अगर हम दुनिया के सामने वो दिखा ही रहे हैं तो क्यों ना हम उन बेस्ट चीजों को ज्यादा प्रेफर करें रादर देन हम हर एक दूसरी वेस्टर्न चीज को अपना लें। और अगर अपना लेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम होगा कि हम उसके आदी हो जाएंगे, एंड जब एक चीज के हम आदी हो जाते हैं तो फिर वो लंबे टाइम में, कहते हैं अति किसी की अच्छी नहीं होती संस्कृत में ना, तो मेरा ऐसा मानना है बाकी आप जो जैसे एआई के बारे में, हाँ, जैसे आप कश्मीर की एआई के इमेजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा एक बहुत छोटा सा पर्सनल अपना ऐसा मानना है कि जैसे हम अपनी इमेज एआई को देते हैं एंड वो उस इमेज से कुछ बहुत बेहतर क्रिएट करके आपको दे देता है, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड था, जो रियल वर्ल्ड में नहीं दिख रहा था। जस्ट लाइक कि वो आपके पीछे फरारी खड़ी कर सकता है और ऐसा दिखा सकता है कि वो एकदम सही है, ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। एआई इज केपेबल ऑफ दैट, एंड रादर देन टाइम बाय टाइम वो और बेहतर होता जा रहा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम उसको इतना बेहतर कर ही रहे हैं तो क्या आने वाले टाइम में वो आपको मिसयूज नहीं कर सकता? जब आपने आज उसको फरारी की इमेज बनाने के लिए दी है अपने फायदे के लिए, तो क्या वो अपने फायदे के लिए आपका और मिसयूज नहीं कर सकता? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके पास वो ब्रेन ही है ना, वो सोच रहा है, वो इतना क्लियर कैसे, इतना क्रिस्टल क्लियर कैसे सोच पा रहा है? आप जब उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि मेरे पीछे में एक बहुत अच्छा सा पहाड़ कर दो, एंड देन आफ्टर आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि जैसे कि कश्मीर की जो इमेज लगा दो, जैसा आपने कहा, तो आने वाले टाइम में क्या एआई उस चीज को नहीं सोचेगा कि अभी तो ये इसके फायदे के लिए हो रहा है क्योंकि आप दिखाना चाह रहे हो पब्लिक को कि मैं कश्मीर गया हूँ, ठीक है, रादर देन उसके बाद वाली टाइम में क्या एआई यूज नहीं करेगा कि इस चीज को मैं कैसे प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकता हूँ? शायद मेरे को याद आ रहा है सोशल डिलेमा करके एक मार्क जकरबर्ग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें ये कहा गया था कि व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ओके, हाँ, तो जब कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो ये आप समझ लीजिए कि आप उसके प्रोडक्ट हैं, रादर देन बीइंग फूलिश पर्सन और शोइंग टू द वर्ल्ड कि मैं कश्मीर हूँ। अभी आप कश्मीर में हो सकते हैं उस इमेज के जरिए, मगर आने वाले नहीं, मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रहा हूँ, एज अ यूथ में ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते या हम उस चीज को शिफ्ट नहीं कर सकते या हम उस चीज से कोई बेहतर उपयोग नहीं कर सकते, बट बीइंग हम 100% उस पर डिपेंडेंट ना हो जाए अगर इसका उपयोग ही नहीं करेंगे। जस्ट लाइक अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, कन्वर्सेशन से क्या निकल के आएगा मुझे नहीं पता, क्या इम्पैक्ट निकल के आ रहा है, बट यही है कि काउंटर क्वेश्चन तो निकल के आएगा, रादर देन हम पूरा एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट हो जाए। हम कन्वर्सेशन इसीलिए ना करते हैं कि हमारे दिमाग में कितनी चीजें हैं वो हम पब्लिक के सामने रख सकें या हम खुद को भी जान सकें। अगर हम एआई को एक प्रॉम्प्ट दें कि ये इस चीज का आंसर लिख के दे दो, एआई उस चीज का आंसर लिख के दे सकती है, वो केपेबल है, वो केपेबल है और वो हमसे बेहतर लिख सकती है, मैं ये भी मान रहा हूँ। बट सम टाइम इंसान की क्रिएटिविटी को अगर मिसमैच करना है तो आप 100% उस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट हो जाइए, एंड देन वो आने वाले पर्टिकुलर टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देगी। द वे ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यू नो द रीजन चैट जीपीटी कैसे मतलब मार्केट में है और कैसे सारी चीजें चल रहा है, इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके बारे में बाद में बात जरूर करेंगे। लेकिन मैं एक्चुअल में बताऊं तो ये वही वाली बात है कि कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया है, ना कि इंसानों को कंप्यूटर ने बनाया है। इसी एक कोट से मैं इस नए क्वेश्चन को आगे लेकर आता हूँ। सो द न्यू क्वेश्चन इज हियर, हमारी जो पैसे हैं, मैंने काफी टाइम से इस चीज को मतलब मेजर करना शुरू किया है कि मेरे जेब का 50 रुपये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा है कि बहुत सारे वेल्दी पर्संस का ऐसा कहना है कि हम अगर ढंग का खा रहे हैं या फिर ढंग का पहन रहे हैं या फिर
अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग सारी चीजें कर पा रहे हैं, इज अ सक्सेस। और बहुत सारा पैसा होना इज सक्सेस। तो मैं जनरेशन को, जैसे इन्होंने कहा कि हम अपने कन्वर्सेशन के थ्रू अपने उस इम्पैक्टफुल वैल्यूएबल थॉट प्रोसेस को आप सबके सामने लाना चाहते हैं, जो एक्चुअल में हमारे सोसाइटी के ऊपर नहीं आ पाती, क्योंकि वो 4 लोगों ने हमारे वॉइस को सप्रेस करके रखा है। तो आप खुद देखोगे कि हमारी लिविंग, लर्निंग और ये जो लविंग लाइफ है, उसके बीच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपके जनरेशन के लोग क्या, मतलब मैं भी इसी जनरेशन का हूँ। एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो अगर पहले के भी लोग थे तो वो खाना खाकर सो जाते थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, जो भी खेती वेती कर रहे थे, इज अ बेटर लाइफ, मतलब जो भी था सक्सेस थे वो लोग। तो तुम्हारे हिसाब से क्या है एक्चुअल में कि सक्सेस की ये डेफिनेशन सही है या फिर कुछ और भी हो सकता है? जैसा आपने सबसे शुरू में पैसे की बात की ना, तो मैं थोड़ा सा पैसे को पहले डिफाइन कर दूं अपने मन में। जो मेरी अपनी परिभाषा है पैसे को लेकर, वो ऐसी है कि पैसा एक माध्यम था। सबसे शुरू में अगर हिस्ट्री में जाया जाए, हिस्ट्री में बार्टर सिस्टम चल रहा था। आपके पास एक चीज थी, आपको अगर कुछ चीज जरूरत नहीं थी, और मेरे पास एक चीज थी जिसकी आपको जरूरत थी, तो हम उसको एक्सचेंज कर लेते थे। एक्सचेंज ऑफ मॉडर्न जो था, मतलब जो मॉडर्न था उस टाइम पे, वो यही था कि हम एक दूसरी चीज को एक्सचेंज करके अपना काम चला रहे होते थे, ठीक है। देन आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम आया जब हमने कॉइन्स निकाले, कॉइन्स आई तो गोल्ड आई, सिल्वर आई, कांसे की कॉइन आई, जो भी कॉइन्स आई हिस्ट्री के टाइम, हिस्ट्री ऑफ मनी, टेक्निकली हिस्ट्री ऑफ मनी चल रहा है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, आप उस आर्टिकल को जरूर रीड करो कि मनी का एवोल्यूशन क्या था। देन आफ्टर मैं जहां तक समझ पाया हूँ इस चीज को, कि जैसे आप पैसे की बात कर रहे हैं कि पहले की लाइफ में क्या, अभी अगर हम सक्सेस को डिफाइन करने आए, तो अभी अगर मनी को देखा जाए तो मनी की जो वैल्यू है वो कौन तय कर रहा है? वो गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। एक सिग्नेचर हुआ नोट आपके पास आता है, एक कागज का टुकड़ा आपके पास आता है, देन आप उस कागज के टुकड़े में लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, विच मीन्स उस कागज की वैल्यू किसी और ने तय की है। अगर हमेशा से अगर ऐसा ही होता आएगा, या आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होता आएगा कि कागज की वैल्यू अगर सामने वाला तय कर रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता वो कागज की वैल्यू हमेशा से डेप्रिशिएट की होती आई है। अगर आप आने वाले रादर टाइम में देखेंगे, बिल्कुल, कि पिछले वक्त में हम देखें कि छोटी सी टॉपिक जो हम शायद 50 पैसे में खरीदते, हाँ, 1 रुपए की 4 वाली, हाँ दूध मलाई, दूध मलाई, ठीक है। तो 1 रुपए की 4 आती थी, देन आफ्टर वो एवोल्यूशन हुआ, वो 1 रुपए की 1 आने लगी, आजकल 5 की 1 आती। तो टेक्निकली वो जो टर्म हमें गवर्नमेंट ने दिया है, वो जो सिग्नेचर करके एक नोट आपको दिया है, उसकी वैल्यू घटती जा रही। बट मनी की परिभाषा तो शुरू से ये थी ही नहीं। मनी वो चीज थी कि जैसे आप एक वैल्यू की चीज आपके पास थी, आपके पास एक वैल्यू की चीज थी, मेरे पास एक वैल्यू की चीज, उसको हमने एक्सचेंज, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू थी। देन आफ्टर जब हम गोल्ड एंड सिल्वर्स पे आए, तो उसकी आज भी अपनी एक वैल्यू है। देन आफ्टर जब हम मनी की तरफ या फिएट करेंसी की तरफ ट्रांसफर हुए हैं, तो आज के यूथ को क्या लग रहा है कि आज के यूथ को ये लग रहा है कि उस चीज की उतनी वैल्यू है क्या, जो चीज हमने होल्ड कर रखी है? क्या उस कागज के टुकड़े की रियल वैल्यू 500 रुपए नहीं है। वो किसी पर्सन ने एक आपको लिख के दिया, आपको एक वचन के रूप में देकर रखा है। एक अथॉरिटी ने आपको वो लिख के दिया है कि इस चीज की वैल्यू 500 रुपए, बट एक्चुअल वैल्यू उसकी वो नहीं है। उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 2 रुपए 2.5 रुपए ऐसे आती है। एक 1000 के नोट, 1000 का नोट तो खैर बंद हो गया है, लाल वाला अभी भी ब्लैक मनी आपके पास, दबा दो उसको। नहीं ब्लैक नहीं, मेरे पास एक है एक्चुअली, मेरे वॉलेट में रखा है 500 का। अपने नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए कि ये मनी डेप्रिशिएट हो गई है। ऐसे ही मनी ट्रांसफॉर्म होती आई है। अगर हम यही सोचें, मनी के फॉर्म्स को हम अपने नजदीक रखें या हम उसे जोड़ते जाएं, तो वो एक गुड डिसीजन नहीं है। बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, या अगर हम आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें जिसकी असल में कोई वैल्यू है। जैसे अब मैं मनी के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा तो नहीं घुसना चाहता। जैसे आपने कहा कि पहले का जो जीवन था, पहले का जीवन यापन था, जो पुराना जीवन यापन था, वो इस कंसेप्ट में नहीं चलता था। वो ऐसे चलता था कि रहने के लिए छत है ना, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े हैं, और जहां से वो खाना आ रहा है वो जमीन हमारी, ठीक है। वो एक रियल जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल है यही। देन आफ्टर जो हमारी जनरेशन है, ये हमारे पीछे वाली, जो हमारी पिताजी की जनरेशन देखें या उससे भी पीछे की, हमारे दादा, वो धीरे धीरे हमने अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाई है, और एक्सपेक्टेशन ऐसे बढ़ाई है कि हम उस चीज को और ज्यादा तेज करना चाहते हैं, और उस तेज करने के बीच का माध्यम पैसा हुआ है। बट पैसे की क्या एक्चुअल अभी के जैसे यूथ की अगर हम लोग
जैसे हमारे बीच में एक कन्वर्सेशन हाँ। हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्चुअल वैल्यू पे हम ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर हम आने वाले टाइम में कर पाएंगे, रादर देन अथॉरिटी के द्वारा लिखी गई कोई चीज पे अगर हम ज्यादा भरोसा करेंगे तो हम उसी एक सर्कल में घूमते रहेंगे, जिसको रैट रेस कहते हैं साहब, कि हम उसी एक सर्कल में ज्यादा घूमते रहेंगे। और फिलहाल का जो यूथ का मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप इंडिया में भी देख रहे हैं, वेस्टर्न में भी देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिएट नहीं हो रही है चीजें, बट देन आफ्टर जब हम इंडिया में आते हैं तो मेरे को एक शख्स याद आ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर साहब, ठीक है ना? उनकी एक बात थी कि आज का यूथ जो है वो इस तरह में सोच रहा है कि एक लाइन है उनकी, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, तो ग्रहों की एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू के पीछे अगर हम भागे, और पूरा सिंध पीना चाहता हूँ, खुलकर या उम्दा होकर जीना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो रामधारी सिंह साहब की एक लाइन है, तो मेरे को वो लाइन इस तरह से, रश्मि रथी की शायद वो लाइन है जहां तक मुझे याद आ रही, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम रियल वैल्यू पे जाएं रादर देन बीइंग अ फेक वैल्यू या फेक करेंसी, तो हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और अगर हम पीछे की लाइफ को देखें या हम पीछे की लाइफ से कुछ सीखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसा कि जस्ट लाइक अभी की, अगर हम हमारे पास गुड रिसोर्सेज नहीं है, अगर हम अपनी इंडिया की ही बात करें तो ठीक है, जहां अभी हम बैठे हैं वहां का AQI लगभग 170 है, हाँ, ठीक है, 70, और एंड दिस इज दिल्ली का AQI दिल्ली के AQI के ऊपर बात नहीं करते हैं, दिल्ली में बड़े बड़ी कंट्रोवर्शियल थिंग्स है ये। नहीं, दिल्ली में बड़े पावरफुल लोग बैठे हैं, अच्छा, बट जिस हिसाब से हमारी हवा खराब हो रही है, तो बेसिक रिसोर्स यही था कि एक ऐसी जमीन हो जहां से एक अन्न उत्पादन हो सके, उगाया जा सके, और हवा ऐसी हो जहां सांस ली जा सके। अगर हम उन्हीं बेसिक रिसोर्सेज को खराब कर देंगे तो कागज का टुकड़ा आपको पेट नहीं भर सकता, कागज के टुकड़े से जो निकलने वाला धुआं है उससे आपकी सांस नहीं आ सकती साहब। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी जनरेशन को, पीछे की जनरेशन से जो आप सीखने की बात कर रहे हैं, जो सक्सेस के मायने जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें यही एक चीज सीखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, काम एक 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 नियति में भी चल जाता है। एक अगर गुड अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी नहीं होना चाहिए। फिर जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि फिर ब्रेन भी अनस्टेबल हो जाता है। सो कॉल्ड जनजीज आपके लिए ये खास डिसीजन था। यू नो द रीजन कि बहुत सारे लोगों की थिंकिंग माइंडसेट यही कहती है कि इफ यू हैव अ न्यू ब्रांड कार एंड इफ यू हैव अ न्यू ब्रांड फोन और आपके पास एक बंगलो हो, दिस इज अ सक्सेसफुल लाइफ। तो मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मेरे को लग रहा है कि अभी की जनरेशन ऐसा नहीं सोच रही है। अभी की जनरेशन अभी एकदम इनिशियल जो जनरेशन है वो ऐसा नहीं सोच रही है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं शायद इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मेरा ऐसा ये मानना है कि फोन बना इसलिए था कि हम बेसिक्स में फोन एक जगह कांटेक्ट कर सके, देन आफ्टर वो इवॉल्व हुआ। तो अगर हम जनरेशन में जैसे टेक्नोलॉजी आ भी रही है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, बिल्कुल, हाँ, बहुत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम बेसिक से हट जाएंगे तो शायद जो विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो बेसिक से हमें नहीं हटना है, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। तो जनरेशन बाय जनरेशन और सक्सेस की जो डेफिनेशन वो ऑलरेडी बदलती आ रही है, लेकिन हमारी जो जितनी भी जनरेशन हमने, मतलब हम तो, मैं खासकर यही कहूंगा कि हम अपने जनरेशन के वन है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने पीछे से आ रहे हैं सारी जनरेशन से भी काफी सारी चीजें सीखी है, और हम जो हमारे जो स्मार्टर जनरेशन है जो चले गए उनसे भी सीखे। हम वो बीज के पौधे हैं जो अच्छे से उग भी सकते हैं और खूब अच्छे तरीके से फल भी दे सकते हैं, है ना, तो फल फूल भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक्चुअल में सक्सेस की कोई मेजर डेफिनेशन नहीं है, ये सब अपनी अकॉर्डिंग ही चीजें बदल सकती हैं। आपने कहा आप 20 रुपए में खुश हो, इज अ सक्सेसफुल लाइफ। आपने कहा 200 रुपए में खुश हो, तो इज अ सक्सेसफुल लाइफ। किसी ने कहा 2 करोड़ की लाइफ पे, इज अ सक्सेसफुल लाइफ। मतलब वो तो पर मायना, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। एक नियति वहां पे लगानी पड़ेगी, एक लिमिट वहां पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेस में कोई चीजें ना करिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो काम उतनी जैसे यार एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने में गाड़ी में जितने का पेट्रोल लगता है, अगर उतने का पेट्रोल डालेंगे तो ठीक है। अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो हो सकता है आपकी कार में आग लग जाए।
तो ऐसा बिल्कुल होता है। और बीते कुछ समय से मुझे काफी चिंता हो रही है, क्योंकि हमारे जो जनरेशन के लोग हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही है। उनके पिता जो भी है वो ढूंढ रहे हैं ऐसे बेटे जो सक्सेसफुल हो, उनके पास पैसे हो। तो मैं एक्चुअल में ये बताऊंगा कि जिनके पास पैसे है वो रिलेशन में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे किताबें कहती है। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे होने के बावजूद भी रिलेशंस को काफी प्रिजर्व करके वो लोग रखते हैं। तो काफी लोगों को तो नहीं ले सकते ना, 90% ऑफ देम ऐसे ही है जो पैसों की वजह से अपने रिश्तों की वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने उस पैसे के पीछे इतना बिजी है ना, वो अपने कार के पीछे इतना बिजी है ना कि दे नेवर वांट टू बी अ पर्सन कि जो सबके लिए अच्छा बन सके। अभी आप देखोगे तो आप अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता। तो ये हुआ सक्सेसफुल लाइफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है आप सबके लिए, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या पूछने आ रहे हैं आप? मैं एक बार फिर से डिक्लेयर कर दूं कि ये कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड सेशन है। जो सामने से आ रहा है, जो हमारे दिल में आ रहा है, हम वो कह रहे हैं। वही सारी और चीजें हम कह रहे हैं। डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ज्यादा बेटर वही होगा कि अगर हम खुल के नहीं कह पाएंगे तो शायद आने वाले वक्त में भी हम खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और वो जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो सपना सपना ही रह जाएगा। अपनी वैल्यू को बनाने का इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को भी वही ऐसा लगता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हियर कि हाउ डज सेल्फ टॉक शेप माइंडसेट। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, ये ओवर थिंकिंग के ऊपर भी आएगा। अरे इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि क्या खुद से बातें करना जरूरी है क्या लाइफ में? और मेरे को लगा था कि ये फन पॉडकास्ट होने वाला है, लेकिन लेकिन नहीं जरूरी भी है। देखो मेरा ऐसा पर्सनल ऐसा मानना है। और कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी एक काम को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं और उस काम में बहुत बेहतर तरीके से लगे होते हैं, तो ऐसी 10 आवाजें होती हैं जिसको सो कॉल्ड संदीप सर की लैंग्वेज में कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। नहीं, मैंने कहीं सुना था आप कैसे है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम किसी एक चीज में बहुत बेहतर बन रहे होते हैं, तो क्योंकि आप सीढ़ी पे होते हो, बिल्कुल आप अभी छत पर पहुंचे नहीं हो और आप अभी जमीन पर भी नहीं हो, आप बीच में कहीं हो। और बीच में कहीं होने का मतलब ये होता है कि आप ऊपर का भी हल्का हल्का कुछ दिख रहा होता है और नीचे से भी कई लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो ओवर थिंकिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, कभी कभी मेरा ऐसा मानना है कि ओवर थिंकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक ही सिचुएशन में सोच रहे हो, एक ही इमोशन के थ्रू सोच रहे हो। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप एक सपने या एक ख्वाब को देख रहे हो, तो आप एक उस ख्वाब के सबसे बेस्ट को भी देखो और सबसे वर्स्ट को भी देखो कि कितना उम्दा हो सकता है और कितना कीचड़ में हम घुस सकते हैं। बिल्कुल, मेरे कहने का वही मतलब है कि तालाब में अगर कमल है तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि उस कमल तक पहुंचना है तो शायद बदन यहाँ तक भी कीचड़ से ढक सकता है और यहाँ तक भी ढक सकता है, मगर हो सकता है कि वो कमल हमारे हाथ आ ही जाए। तो जैसा आप कह रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग को लेके आप 1000 तरीके देख सकते हैं कि आप किस वे में उस ओवर थिंकिंग को देख रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि सम टाइम क्या होता है, ओवर थिंकिंग अपनी जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो स्वयं को भी उस जगह में रखिए और उस पर्सन उस जगह में रखिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो कैसे सोचेगा। तो वो ज्यादा बेटर तरीका है ओवर थिंक करने का भी, क्योंकि सम टाइम ओवर थिंक हेल्प ही करती है। मेरे को ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि ओवर थिंक इसलिए भी हेल्प करती है क्योंकि आप 100 दायरे तो अपने दिमाग में पहले ही सोच चुके हो 100 दायरे उस पर्टिकुलर चीज के। जैसे वही बात मैं रिपीट करूंगा कि आपको कभी भी, मतलब थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा ही है ना ये कि वो यही तो कह रहे हैं कि मैं कभी भी 99 दफा फेल नहीं हुआ हूँ। मैंने 99 दफा ढूंढी नहीं, एक्सपेरिमेंट बना सकती है। हाँ, 99 दफा मैंने ढूंढी है कि वो फेल कर सकती है उस चीज को। तो कभी भी अपने फेलियर को लेके या अपने ओवर थिंकिंग को लेके इतना ज्यादा सप्रेस नहीं हो जाना है, खुद को सप्रेस नहीं करना। सम टाइम हमें यही होना है कि हम 10 चीजें तो हम नेगेटिव सोच चुके हैं उस चीज के बारे में कि इतना नेगेटिव हो सकता था। और हम अभी यही हैं। तो अगर हम अभी बीच में ही हैं तो ज्यादा बेटर है कि कदम ऊपर की तरफ ही बढ़ाया जाए, रादर देन बीइंग जो चिल्ला रहे हैं उनकी बातों उनको सुनने के अलावा, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। और सम टाइम जब हम आगे कदम बढ़ा रहे होते तो हम गलतियां भी तो करते हैं। हम एक नहीं 1000 गलतियां करते हैं उस चीज को करने में, लेकिन
जब हम उस चीज को देख लेते हैं कि हमने ये गलती की, हो सकता है ओवर थिंकिंग में यही एक प्रोसीजर या प्रोटोकॉल जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपना पर्सनल बताऊं साहब, कि जब मैं किसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ, है ना, कि जो मुझसे हैंडल नहीं होने वाली है, तो अक्सर मैं अपने पिताजी को वहां पे रख के देखता हूँ कि अगर ये बंदा होता तो कैसे सॉल्व कर नहीं कहे कि अगर मैं अपनी जैसे क्या आप बात बता है, रहे हैं ना, जिस इलाके से हम आ रहे हैं, जहाँ से हमारा कनेक्शन बैठा है, ठीक है, उस इलाके को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इलाका नहीं है, नहीं ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड इलाका नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो अगर किसी सिचुएशन में फंस जाए, सम टाइम पहले के जमाने में क्या लोग किया करते थे कि किसी सलाहकार से डिस्कशन लेते थे ना, आज के जमाने में हमने ये करना छोड़ दिया है, हम अब वेस्टर्न मीडिया के वो चैट जीपीटी पे निर्भर हो गए, हम मोस्ट ऑफ द चीजें उसी से पूछ लेते हैं, यार ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूं तो इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, ठीक है, वो आपको सही जवाब दे भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट क्या आपने वहां पे अपने दिमाग से कोई क्वेश्चन किया है? अपने दिमाग से जब तक आप एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ओवर थिंकिंग इज अ थिंग कि जब आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं रादर देन कि आप किसी चीज पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। अगर आप डिपेंडेंट हो जा रहे हैं तो शायद वो ओवर थिंकिंग आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर चैट जीपीटी ने आपको 10 तरीके दे भी दिए हैं, है ना, तो अगर आप उन्हीं 10 तरीकों को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिमाग से 1 इंच भी नहीं लगा रहे हैं, अपने दिमाग का 1 इंच भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो रियल वैल्यू है वो शायद नहीं प्रोड्यूस होगी वर्ल्ड के सामने, एंड देन हो सकता है कि आप फेलियर भी फेस करें, हो सकता है कि आप सक्सेस भी फेस करें, बट वो सक्सेस आपके लिए सक्सेस है या नहीं, क्योंकि देखिए दूसरों के मायने में अगर अब वर्ल्ड के मामले में हम देखें तो वर्ल्ड एलन मस्क कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि हम उसी दायरे में नाप रहे हैं ना, पैसे के दायरे में नाप रहे हैं, हम अपनी ओवर थिंकिंग में उस पैसे को कैसे रखते हैं कि उसके पास $130 बिलियन है, व्हिच मींस वो एक प्राइवेट जेट खरीद सकता है, वो एक आइलैंड खरीद सकता है, हम उस दायरे में नाप रहे हैं क्योंकि हम उसको सोच रहे हैं, यही तो ओवर थिंकिंग हुई ना, कैसे हम उस चीज को सोच रहे हैं, और अगर उसी चीज को हम क्वेश्चन करने पॉजिटिव वे में सोचें, कैसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो ज्यादा बेटर किया जा सकता है ओवर थिंकिंग में भी। और लविंग लाइफ के ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा, जैसा आपने बोला पर्सनल, तो पर्सनल, क्योंकि जब आप किसी एक चीज में बहुत बेहतर होने की राह में होंगे तो आपको पर्सनल होना पड़ेगा, और आपको हर अपनी उस पर्सनल चीज को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि और सकता है, और अभी मेरी क्या औकात है या कितने पानी में मैं हूँ। वो एक बहुत मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि हमेशा एक क्वेश्चन मार्क डालो कि अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो उसके पीछे क्या वजह रही है, और अगर ये चली जाएगी, अगर ये सक्सेस चली जाएगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सम टाइम ये भी होता है ना कि हमें एक स्पाइक मिल जाता है, आज की दुनिया में तो स्पाइक मिल ही जाता है ना, अचानक से एक रील वायरल हो भी सकती है, और अचानक से आप मतलब वो ऐसा ही है कि एकदम से नींद से जागे और आपके पास सब है, लेकिन उस सब को हैंडल करने का क्या हम उतने जिम्मेदार हैं कि उन सबको हैंडल कर पाए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बहुत ज्यादा हाइप पे तो आ जाते हैं, पर जैसा आप नहीं कह रहे थे कि पुराने जमाने में, मैं जस्ट लाइफ के ऊपर ही जा रहा हूँ कि समृद्धि की परिभाषा थी तो यही थी, क्योंकि अगर हम पैसे से ही सब कुछ नापने लग जाएंगे तो फिर हम ह्यूमन रिलेशंस खो देंगे। बिल्कुल, जैसा ह्यूमन का जैसा रिलेशन है, जैसा आप किसी से बात करते हैं, आप मतलब वही बात है कि आप किस लहजे में किसी से बात करते हैं और वो लहजा किसको कितना पसंद आता है, वो वाली बात है। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ओवर थिंकिंग में भी यही एक अच्छा एक एक्सपेक्ट है कि आप अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो यू आर द बेस्ट एट व्हाट यू आर डूइंग। रीजन बिहाइंड द चैट जीपीटी एंड ह्यूमन, आपके बीच में दो लोग हैं, मतलब दो लोग हैं और आप डिसाइड कर रहे हो कि हमें अपना रास्ता चैट जीपीटी से पूछना है या हमारे बड़े भाई से पूछना है, तो मैं आपको एक्चुअल बता देना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी आपका थ्योरी ओरिएंटेड होता है, ना कि इमोशनली होता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले को आप, लेकिन आपको बड़ा भाई अगर ये चीजें आपको समझा रहा है तो वो पहले तो इमोशनल, क्योंकि देखो ह्यूमंस का रिलेशनशिप जो होता है ना वो इमोशनली बाउंडेड होता है, तो आपका चैट जीपीटी तो इसमें कुछ काम नहीं करने वाला है ना, तो ये रीजन हुआ। नाउ अगर हम बात करें इस चीज के ऊपर कि एक्चुअल में सेल्फ टॉक क्यों जरूरी है, तो मैं बता दूं, पहले के टाइम पे क्या होता है कि लोग ऐसे थे सलाहकार लेते थे और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। बट सेल्फ टॉक की बात की जाए तो यार देखो, जैसा कि निखिल ने कहा कि हम खुद जान सकते हैं कि हम कितने पानी में। मैं जब यहाँ आया था तो मैं लिटरेचर के मामले में बिल्कुल बच्चा था, आज भी शायद वही हूँ। मैं अभी साइंस बैकग्राउंड से हूँ। रीजन बिहाइंड साइंस बैकग्राउंड, हमको एक्सपेरिमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है,
रादर देन आपका वो लिटरेचर में पढ़े हुए शेक्सपियर भैया। नहीं जरूरी भी है। सॉरी अगर कोई चीज गलत बोल रहा हूं। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, शेक्सपियर को भी पढ़ना जरूरी है कि उस जमाने में दिमागी क्या हालत थी कि वो ऐसी चीज लिख पाए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जस्ट लाइक कि अगर हम उसी चीज को ओवर थिंकिंग करके देख लेते हैं ना, अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो चलो देख लेते हैं ना कि सोडियम पानी में जाएगा तो फूटेगा। हमें पता है वो चीज। तो अगर सोडियम शेक्सपियर है और हम पानी है तो चलो देखते हैं कि फूटने के बाद क्या होने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या मेंटल स्टेट रही होगी कि उस आदमी ने वो चीज लिखी है। हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, अगर हमने उस चीज को पढ़ लिया है, अगर हमारे काम की, अगर मान लो जैसे मैं अगर एक लिटरेचर बैकग्राउंड का लड़का हूँ और मैं अभी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहा हूँ, जो कि मान लो मेरे को कहीं नहीं हेल्प करने वाली, रादर देन मैथमेटिक्स हेल्प करती है, बट मैं जस्ट एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि मान लो मैथमेटिक्स कहीं हेल्प नहीं करने वाली, तो मैं ये तो समझ सकता हूँ ना कि वो काम कैसे करता है, वो दिशाएं काम कैसे करती हैं, वो साइन कॉस थीटा काम कैसे करता है, कहीं तो लागू होता होगा। वो जरिया मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ लागू हो रहा है, पर कहीं तो होता होगा। कुछ लोग हैं जो उसमें भी उम्दा हैं और शायद मैं उसमें उम्दा नहीं हूँ, मैं किसी और चीज में उम्दा हूँ। बिल्कुल, तो मैं उसको ज्यादा बेहतर करूँ, पर मैं नकार ना दूं उस चीज को, मैं उस चीज को एकदम ना नकार दूं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम पुरानी लाइफों से सीख तो सकते हैं, एकदम ना नकार दीजिए उस चीज को, एकदम ना नकार दीजिए ऐसे कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, बिल्कुल ही गलत है करके, कि कुछ तो होगा या कुछ कोई वजह तो रही होगी उसके पीछे। अगर हम उस वजह को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद हम आने वाले स्टेप्स को ज्यादा बेटर कर पाए। कहते हैं वो शेर वाला एग्जांपल है कि वो शायद 2 कदम पीछे इसीलिए लेता है ना क्योंकि लंबी छलांग मार सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन 2 कदमों से हमें जो पीछे लेने वाले हैं हम, या जो पीछे की कदमों को हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, उनसे कुछ तो उठा लें कि हो सकता है कि हम थोड़ी लंबी छलांग मार पाए, रादर देन बीइंग अ पर्सन और फूलिश पर्सन की नहीं हम तो यहीं पे हैं और यहीं से मारेंगे। या तो फिर आप उतने स्ट्रांग हो, है ना, या तो फिर आप 2 कदम पीछे लो, क्योंकि लंबी छलांग लगानी है तो लंबी छलांग लगानी है। तो मेरे को ऐसा लगता है। और अगर आप सेल्फ टॉक नहीं करते हैं तो इसके मतलब आपके बिहाफ पे आपको ये जरूर मिल सकता है कि कुएं के मेढक की कहानी सबको पता है कि अगर आप खुद से बातें नहीं कर रहे हो तो आपको कहाँ पता चल रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहाँ कहाँ लेके जा रही है। काफी सारे नुआंस हैं मेरे माइंड में चलते रहते हैं। और जितना मैं देखता हूँ लाइफ को लेकर, मेरा जो एक पीओवी हो गया है इन चीजों को देखकर, मुझे सारी चीजें वेस्टलेस इसलिए भी लगने लगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही करूंगा मैं ये सारी चीजें करके। तो वो जो सेल्फ टॉक का जो ओवर थिंकिंग के बीच का जो रास्ता है ना, मैं भी बीच में ही हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम पे नहीं, बीच में रहना बहुत 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 अच्छा है। बीच में रहना, बीच में रहना। सम टाइम में वो जब सीढ़ी का एग्जांपल ले रहा था ना कि नीचे से कुछ आवाजें आ रही हैं और आपको दिख रहा है कि छत कहाँ है, जिससे एक बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि कारण ये है बीच में रहने का, बीच में रहने से होता ये है कि आपको कहते हैं अरे यार कबीर साहब का एक दोहा है, हिंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना, है ना। तो वो वाला पूरा तो मेरे को दोहा नहीं याद है, लेकिन जहां तक याद है मुझे एसेंस मेरे को यही लगता है कि सम टाइम जब आप अपने अगल बगल उन लोगों को भी रखते हैं जो आपकी निंदा करें और वो भी देख पाते हैं कि कितना बेहतर हो सकता है, तो आप बीच में बहुत बहुत स्वतंत्र, मतलब आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का जो इंसाइटफुल लोग है ना, वो वही है, वो बीच में रहना ही है। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लस 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 पे ही जाएंगे और अपने माइनस को नहीं देखेंगे, तो साइंस की भाषा में कहूं कि जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मिलता है तभी जाके बल्ब जलता है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो शायद बल्ब ना जले, है ना। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी आ जाए कि सिर्फ पॉजिटिव से बल्ब जल जाए, वो मुझे नहीं पता। पर मेरा फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। बीते केसेस में काफी सारे चीजें हम देखते आ रहे हैं। पर मुझे जहां तक वही लगता है कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और तभी हमारा बल्ब जो है जलेगा। तो मेरा ऐसा मानना रहा है। और अमन जी के साथ ये सारी बातें करके ना मेरे को ऐसा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि इसलिए भी ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि सम टाइम आप कुछ निगेटिव को भी गिना रहे हैं और कुछ पॉजिटिव को भी गिना रहे हैं, तभी वो एक उजाला जो दुनिया को दिखने वाला है आने वाले टाइम में, तभी वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। कि हम नहीं कहते कि हमने एक परफेक्ट कन्वर्सेशन की है, परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्शन इज अ इल्यूजन है वो परफेक्ट। पर क्या होता है कि जब हम दो ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो शायद हम इस कन्वर्सेशन के 100% कन्वर्सेशन से शायद वो 1% चीज, वो जायका जैसी चीज हम निकाल लें जो बहुत बेहतर होगी आने वाले वक्त के लिए। अरे यार साहब, अब
हम अपने इलाके की बात करें तो नहीं कहते कि उस दुकान में जो है वो बहुत बेहतर चीज मिलती बहुत है। बेहतर चीज वो क्यों बेहतर होगी भला? 10 दुकानों में सेम चीज मिल सकती है, 10 दुकानों में वो मुंगौड़ी मिलती है, पर किसी एक के पास वो जायका है, जायका है, जिसके वो स्वाद है। जिस कारण से वो लोग वहां जो वो भीड़ इकट्ठा होती है। तो मसला ये है कि जब हम बहुत सारी चीजों को ट्राई कर रहे होते हैं तो शायद हम उस जायके को मिस कर देते हैं, और वो जायका ही बीच का रास्ता है, और उस बीच में रहने में मजा भी अपना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाइपर भी नहीं हो रहे हो किसी चीज को लेके, और बहुत ज्यादा डाउनवर्ड भी नहीं फील कर रहे हो किसी चीज को लेके। मैं छोटे से एग्जांपल्स को थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक दोस्त से बात करी, उससे मैंने एक चीज बोला कि यार ये जो आर्ट ऑफ साइलेंस है, तो काफी टाइम से शांत रह रहे हो, तो एक्चुअली इसका रीजन क्या है? तो वो तो ऑफन हो गया यार, वो काफी गुस्सा टाइप का हो गया। वो बोलता है कि यार मेरी तो आदत यही है, मैं क्या करूंगा, मैं जो बात करूँ क्या तुमको समझ में आएगी? मैं कहा भाई पहले बात तो करो, ऐसी बातें करो जिससे लोग ना परेशान हो। अब मैं और आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे दोनों समझ में, तब तो कन्वर्सेशन, वरना वो इलॉजिकल चीज होगी। तो मैंने उसको ऐसा कहा, तो उसने मेरे को बताया कि मेरे लेवल के इंसान नहीं होता। मैं को व्हाट आर यू सेइंग? आप लेवल की बात कर रहे हो ना, आपने तय कैसे किया? आपने लेवल कैसे तय किया है ना? तो उसने लेवल को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा का एक्चुअल वैल्यू क्या है, या फिर जो भी है बीटा वूटा जो भी है उसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने उसको सिंपल किया कि मुझे नहीं पता, लेकिन गूगल को पता है चीज। तो वो मुझसे कहता है कि गूगल को क्यों पता है? मैं कहा अरे यार गूगल इज अ सर्च इंजन, उसको नहीं पता होगा तो क्या हमको पता होगा, है ना? तो उसने ये चीज कही है ना। तो मैं कहा चलो तुमने तो बात करी अपने फील्ड को लेकर, क्योंकि वो मैथ्स फील्ड है, उसने अपने साइन थीटा की बात करी, मैंने उनसे बात किया अपने फेवरेट प्रोफेसर की एक छोटी सी थ्योरी जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी। कम्युनिटी एक्चुअल में ये डिसाइड करती है कि आप अपने फील्ड से अलग देखोगे। जस्ट सिंप्लीफाई दिस कि आप अगर एक रोड में एक एक्सीडेंट, आपने उस एक्सीडेंट को देखा तो आपने कहा जब गाड़ी चलाते ना है तो मत चलाए। तो मैंने देखा केवल रोड अच्छी जब नहीं बनती है ना तो ऐसा ही होता है। And the third person is coming कि here's the reason of government, कौन सा गवर्नमेंट आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा ये तीन लोगों ने मिलकर तीन चीजें डिसाइड करी। तो इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी यही कहती है कि आप अगर अदर रिलीजन से हो और अगर मैं किसी अदर रिलीजन से, तो हमारे अलग अलग फिलोसफी हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, हमारे पीओवी अलग हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। तो ऐसा जब मैंने उसको एग्जांपल दिया तो वो तो जैसा भी था शांत हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार अपने फील्ड का मास्टर अगर आप हो, then I know about the art of silence. After that he know about the art of silence. After that he know the art of silence। क्यों वो शांत रहने लगे? यार मैंने एक जनरल सा क्वेश्चन उससे किया था, लेकिन आपको वैसे भी आंसर कर देना चाहिए था। अब यार सामने वाला इंसान मुझसे आके पूछता है कि भैया रास्ता मुझे बता दो, कैसे बात कर रहे हो, ढंग से बात करो, ऐसे थोड़ी बात करते। रादर देन मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि भैया आपका का रास्ता इधर से जाएगा, आप इधर से चल जाओ। क्योंकि मैं बता दूं, मैंने कहीं से पढ़ा या फिर सुना ही है कि हर किसी को अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। आपको मिली है तो आप किसी को ऐसे ही मतलब बेइज्जत तो नहीं कर सकते, जज ना करें। मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए साहब, उजाला कहीं से भी आ सकता है। अगर आप सूर्य हैं, कहाँ पर हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये हमारा अनफिल्टर्ड सेशन डिसाइड भी कर नहीं, बस ऐसा ही है। बस ऐसा ही है कि आप जगह से अगर इंसान की कीमत डिसाइड कर रहे हैं, अगर आप इस जगह पर हैं, हो सकता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि उसी बिस्लेरी की बोतल की कीमत 20 रुपए होती है एक नॉर्मल किराने की दुकान में। जब उसको फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो 25 रुपए डिमांड करता है। हो जाती है। एयरपोर्ट में चले जाते हैं तो वो 200 रुपए डिमांड करता है। हाँ ये सही बात है, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू थी वो जगह ने डिसाइड की है। बट वो बिस्लेरी का बॉटल उस जगह तक पहुंचा है, हाँ पहुंचा है, तब उसकी वैल्यू तब उसकी वैल्यू डिसाइड हुई। मैं डायरेक्टली किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, रादर देन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप में वो उजाला होगा तो वो निखर जाएंगे। आप किसी भी जगह पर हो, वो आप अपनी एक नई पहचान बना ही लेंगे। बिल्कुल, बिकॉज आप किस मीडियम के कॉलेज से आए हैं, क्या आपकी लैंग्वेज है, और क्योंकि लैंग्वेज तो कभी बैरियर थी ही नहीं। क्योंकि मेरे भी डिपार्टमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही हो गया, हमारे अपने डिपार्टमेंट में हमें यही देखने को मिलता है कि आप जिस भाषा में बात करना चाहें आप कर सकते हैं। भले हम इंग्लिश डिपार्टमेंट के छात्र हैं, पहले का कन्वर्सेशन ऐसा नहीं था। आप जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती थी, हु कैन मतलब एक्सप्रेस इन इंग्लिश, तो वो बहुत ज्यादा सुपीरियर माना जाता है। सुपीरियर और उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप में वो उजाला होगा तो आप दिखेंगे पब्लिक, बिल्कुल। आप अपनी एक नई पहचान बना ही लेंगे। अरे जाकिर खान साहब का, जाकिर खान साहब ने कहा है कि हर एक खानदान में कोई कोई एक ही शख्स लगता है ना, एक सिर्फ एक किसी एक खानदान, पूरे खानदान की जो नियति या पूरे खानदान की गुर्बत को बदलने के लिए सिर्फ एक आदमी लगता है। और अगर हम में वो क्षमता है कि हम वो बन सके तो फिर तो बहुत बेहतर किया जा सकता बढ़ाइए साहब। है। अरे भ्रम भी ऐसा ही है कि फिर आप जब भ्रमण बोलते हैं उसको, कि जब भ्रम आता है तो आप भ्रमण करना स्टार्ट करिए, क्योंकि भ्रमण आप करना स्टार्ट करते हैं, भ्रमण चाहे आप अपने दिमाग में करिए, जिसको ओवर थिंकिंग बोल रहे हैं अमन साहब, कि सेल्फ टॉक जिसी को बोलते हैं उसी को भ्रमण कहते हैं। कि जब आप अपनी खोज में निकलेंगे तो आप किसी भी जगह भ्रमण से भ्रम जो है वो हट जाता है और ना बचता है, और ना की अपनी कोई वैल्यू है नहीं। शून्य की अपनी कोई वैल्यू है नहीं। सो द इंटेलिजेंस चीज हो गई। अब इसी के बीच में एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि काफी सारे लोगों से मैंने सुना है, मैं ओपिनियन ये चाहता हूँ खासकर तुमसे, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीजें देखा कि यू ऑलरेडी मतलब देखा हूँ कि तुम भी बिजनेस में काफी इंटरेस्टेड लगते हो। मैं काफी इंटरेस्टेड पर्सन है। हमारा बैकग्राउंड जो भी, चाहे हमने कभी साइंस में रहा हो चाहे अभी हम लिटरेचर में, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस अलग माइंडसेट का है। तो उसमें मैं बात ये करना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी रन अ कंपनी, मैं कभी जॉब नहीं करना चाहता। तो उसके रिलेटेड मेरा थॉट प्रोसेस तो ये है कि अगर आप सच में अगर आप एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो। तो क्या इस पे कोई बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, या फिर तुम्हारे हिसाब से इसका क्या हो सकता है कि इस एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता जो भी है वो सबके, एंटरप्रेन्योरशिप ये सबके लिए है या फिर कुछ गिने चुने लोगों के लिए? साहब देखिए, वही जो बात अभी हम कर रहे थे जाकिर खान साहब की, कि एक ही आदमी लगता है पूरे खानदान की गुर्बत को बदलने के लिए, और अगर आप में वो हिम्मत है तो ये काम भी हिम्मत का ही है। क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं ना कि 9 to 5 नहीं करना है, हमें जॉब करना है, क्योंकि जॉब से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट मैं आपको बताऊं कि जब आप बिजनेस की तरफ सोच रहे होते हैं तो आपको उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए जॉब में दी गई मेहनत से लगभग 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं देखिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ जॉब को कि आप जॉब में जाएं या ना जाएं, क्योंकि हम भी अभी उस लेवल पे हैं नहीं। बट हाँ, फ्यूचर के दायरे में देखें तो हमने अब अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करना स्टार्ट कर चुकी है। बिल्कुल। वो इन्वेस्टमेंट जान चुकी है कि अगर कुछ हो जाता है तो थोड़े बहुत पैसे मेरे को सिक्योर करके रखने पड़ेंगे, जिससे मैं अपना सर्वाइवल बचा पाऊं। मैं साहब, जैसे जंगल का एक मुद्दा होता है कि सबसे बड़ी चीज है जिंदा रहना। आप अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप जिंदा नहीं है तो फिर कोई आपका तो एसेंस ही नहीं है ना। एसेंस ही नहीं है। जस्ट लाइक अगर आप जॉब में भी है तो जॉब, अगर आपकी जॉब आपको 100% सिक्योरिटी देती, ठीक है, आप ठीक खा पी रहे हैं और आप ठीक समय पर काम पर जा रहे हैं और आपको वो काम आता है, सबसे बड़ी काम वही है कि आपको वो काम आता है। क्योंकि अभी जिस कंट्री में हम हैं वहाँ बहुत सारे लोग जॉब में हैं, बिल्कुल, मगर उनको वो काम पहले सीखना पड़ता है, देन कर पाते हैं। क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी हो गई है कि हम अगर किसी नई जॉब में जा रहे हैं तो हमें वो काम पहले सीखना पड़ेगा उस जगह पर जाके, देन हम उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो हमारा एजुकेशन इस पर्टिकुलर चीज में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी शायद हमें, बट अभी की जनरेशन तो बहुत सारी जनरेशन जो है वो नई स्किल एक्वायर करेगी। जैसे ये कन्वर्सेशन की स्किल है, हम बात करेंगे कन्वर्सेशन की स्किल है। अगर हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, कितना बेहतर हम अपने आप को बेच सकते हैं, कितना बेहतर हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, यही तो हमने ये स्किल एक्वायर कर ली। या हम इस स्किल में एक्वायर कर ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं हम एकदम बेस्ट हो गए, हम बात करने में एकदम बेस्ट हो गए, नहीं, हम बेस्ट तो नहीं हुए, बट हम वो चीज सीख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब बिजनेस और जॉब के बीच में हम ये डिफरेंस क्रिएट, काम को चाहे जॉब के जरिए करो और चाहे बिजनेस के जरिए करो, इस ऑल डिपेंड्स उस चीज को करने में, मतलब एसेंस वही निकल के आता है कि जॉब बॉस नहीं है। ठीक है, जॉब बॉस नहीं होती किसी। अगर अब मेरी फैमिली में मेरे पिताजी अगर शिक्षक हैं, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है तो वो एक माहौल ढूंढेंगे ना, एक जगह ढूंढेंगे ना जहाँ पे वो इतना बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए। पर देन आफ्टर जब मैं बिजनेस में जा रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे
टीचिंग का ही एक बिजनेस है। हाँ। टीचिंग तो इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस है। टीचिंग में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। टीचिंग का बिजनेस इतना बड़ा हो गया है इंडिया में कि हर दूसरा आदमी अपने लिए एक कोचिंग सेंटर बना रहा है, वहाँ कुछ चीजों को पढ़ा रहा है, उसी को बिजनेस के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं। बट देन आफ्टर मैं ये देख रहा हूँ कि जैसा आप बोल रहे हैं ना, जॉब और बिजनेस के बीच में जो कन्वर्स मतलब बीच का जो गैप है, वो गैप नहीं है साहब, वो है मोहब्बत, कि आप अपने काम से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आपको अपने काम से बहुत ज्यादा इश्क है तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं, और आपको अगर अपने काम से ठीक ठाक इश्क है तो उसको हम जॉब बोलते हैं। सो अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, इसमें योर चॉइस और फोर्स, हम्म। अगर आपको चॉइस में अच्छा नहीं लग रहा तो कभी ना कभी आपको फोर्स किया जाएगा, Force भी किया आपको जाएगा। इसके लिए एक्वायर करना ही पड़ेगा, या फिर आप वही भूखे मरने वाला सीन हो सकता है मे बी। बट ऐसा मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। तो मैं इसको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पहले मैं भी अगर किसी चीज को बोलता था कि जस्ट लाइक यू हैव अ टैलेंट, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। बट आज के टाइम पे मैं इस चीज को बिल्कुल समझ चुका हूँ कि आपके पास टैलेंट होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है उस टैलेंट की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है, कितना इश्क है आपको उस टैलेंट से और कितना अच्छा आप आप उसको उसको प्रदर्शित करते हो, ये आपके अंदर की टैलेंट होनी चाहिए। नहीं, अभी वाले यूथ वाले जीवन में मैं कहना चाहूँ कि इश्क बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो चाहे काम से हो, चाहे किसी शख्स से हो, चाहे अपने आने वाले लोगों से हो, तो वो बहुत बेहतर कर सकते हैं हम। अपने रिश्तों को लेकर काफी सारे ऐसे चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो, सबके लिए तो नहीं कहेंगे कि ये उद्यमिता जरूरी है, नहीं, लोगों के लिए नहीं, मैं उद्यमिता, हाँ। मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ साहब, बिल्कुल कि इश्क जरूरी है, काम से इश्क जरूरी है, और कितना बेहतर आप कर सकते हैं उस इश्क में, कितना एफर्ट आप डाल सकते हैं। उद्यमिता और जॉब के बीच में इस चलिए हम एज अ जनरेशन हाँ। इस गैप को खत्म करते हैं कि उद्यमिता जरूरी है कि जॉब जरूरी दोनों है, क्योंकि दोनों से ही काम चलेगा। अगर एक आदमी फोटोकॉपी करने के उसमें बहुत बेहतर है ना, अगर एक आदमी फोन के सारे सेटिंग जानने में बहुत बेहतर है, तो हो सकता है कि आपके फोन को ठीक कर दे। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मगर मेरे वो चीज नहीं आती है, तो मैं उस आदमी को अपने नजदीक रख सकता हूँ। हाँ। बस वैल्यू यहाँ पे आती है कि कितना वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, और क्या हमें उसकी जितना हमने डिमांड रखी, क्या उतनी सप्लाई है भी या नहीं है। बस वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऐसा है कि जॉब और बिजनेस के बीच में चलो डिफरेंस नहीं क्रिएट करते ना, डिफरेंस नहीं बना रहे कि जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है। आपकी कितनी दिली इच्छा है उस चीज को करने, कितना शिद्दत वाला आपका इश्क है उस काम को लेके, वो आप देख। आप एक एम्प्लॉय है, जैसे अब मैं ही बताऊं, मैं कुछ लंबे टाइम से मतलब एक इंटर्नशिप के प्रोग्राम में रहा, ठीक है। देन आफ्टर ये जो NFLP वाला, अगर मैं बता दूं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि मैं पेशे से एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, उसके बतौर मैं एक ट्रेडर भी हूँ, ठीक है। मैं एक लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ, मैं अपने पिताजी के पैसों को संभालता हूँ कि वो जो कमाते हैं उसकी जो रखवाली है वो मैं करता हूँ। नहीं, हाँ, आई एम द मैनेजर, yes, I am the manager is the right word. I am the manager for my family. बिल्कुल। और आने वाले टाइम में मैं कैसे इतना बेहतर हो सकता हूँ कि सर्वाइवल के मामले में बस ना जाऊं, मैं अपनी उसी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकूं आने वाले टाइम में भी। तो जैसा आप कह रहे हैं ना कि इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट करते, एक स्किल सीख लेते हैं। अगर आप उस स्किल में बहुत बेहतर है तो उसी का आप एक बिजनेस बनाइए, बहुत ज्यादा एफर्ट डालिए उसमें, और वर्ल्ड की उसी चीज में सेवा करिए। अगर आप बहुत बेहतर नहीं है तो आप एक जगह पर जाइए, एक बैंक में एक मैनेजर होता है जो उस बैंक के पैसे को मैनेज करता है, कार वो एक बैंक भी खोल सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, बट कितना इश्क, बस वही वाली बात है कि आपको उस काम से कितना इश्क। तो जॉब और ये बिजनेस डिपेंड करता है शिद्दत वाले इश्क से। तो अगर अभी हिसाब से मेरे को सबसे सटीक जवाब यही लगता है। बट डिस्क्लेमर, इसको उस प्यार वाले इसके मत बोलना, कंपेयर मत करिए क्योंकि ये जो ब्रेकअप वाला सीन है वो केवल आपके इसमें हो सकता है, इसमें ब्रेकअप नहीं होता है, क्रैश होते हैं। इसमें क्रैश होते हैं, इसमें आप डूबते हैं और फिर खड़े होते हैं, ऐसा वाला इश्क है। तो चलिए, अब मुझे ऐसा लगता है अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी बातें करी, उसमें जो लास्ट चीज हमने बोलेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो चीज आ ही गई जो हम अभी बात ही कर रहे थे कि ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ के लिए क्या हो सकता है, एक वीकनेस की तरह है या फिर एक इंटेलिजेंस है। अब इतनी सारी बातों को अगर हम खत्म करना चाहें, एकदम अंतिम अगर इस पक्ष को ले जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरथिंक हमेशा हेल्प ही करेगा, क्योंकि अगर हम एक चीज के 10 दायरों को देख रहे हैं तो हम उस चीज में कितना बेहतर कर सकते हैं उन दायरों को भी जान पाएंगे।
और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप, वही वाली बात है कि जब हम सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो हमें धीरे धीरे ही पता लगता है कि छत में क्या रखा हुआ हाँ है ना, कहाँ तक हम जा सकते हैं, और असल में वहाँ एक्चुअल में है क्या, वो उस जगह पहुंचकर ही पता चलेगा। पता चलेगा। पर ओवर थिंक करके हम ये जरूर जान सकते हैं कि उस तक पहुंचने में कितनी परेशानियां आ सकती हैं और कैसे हम उसे टैकल करना है ना, कैसे हम उस चीज को मैनेज करेंगे। तो मुझे यही लगता है कि ज्यादा बेहतर यही है कि हम ओवर थिंक करें एक चीज को लेकर, लेकिन हम एक टॉपिक पकड़ें। और आज का जमाना तो लिखना छोड़ दिया लोगों ने, है ना। आजकल अगर बोलना शुरू आपने हुआ है। अगर अपने ऊपर अगर एक पन्ना लिखा है, हाँ। एक पन्ना अपने अपने आप को अगर एक पन्ना दिया है डेडिकेट। तो उसमें भी 10 ऐसी चीजें निकल सकती हैं जिसके ऊपर आप बहुत बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। और बिल्कुल। ओवर थिंक ये नहीं है कि आप 10 जगहों से 10 चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं, नहीं, झाल मुड़ी मत बनाइए। खाने में अच्छी होती है बट मत बनाइए। जब आप अपने ऊपर सोच रहे हैं, जैसे आप सेल्फ टॉक की बात हाँ। कर रहे हैं, ओवर थिंक की बात कर रहे हैं, आपने एक टॉपिक पकड़ा है हम्म कि इस टॉपिक के ऊपर 10 वर्स्ट चीजें हो सकती हैं, 10 बेस्ट चीजें हो सकती हैं। हम्म 10 में से ये 9 तो मेरे को नहीं लगता मेरी जीवन में आने वाली। हो सकता है कि मुमकिन है ये कि हाँ। सामने वाले की लाइफ में वो 10 प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये चीजें हमारे में नहीं आने वाली तो हम उसको मार्क कर दें कि ये तो नहीं होने वाला है, नहीं होने ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, और ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसको कैसे टैकल करूंगा, इसमें कैसे बेस्ट रहूंगा। मैंने मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम आंख मूंद के पासा ना फेंकिए, है ना। एटलीस्ट उस पासे को देख लीजिए कि उसमें कितने अंक हैं। कितने अंक हैं। होते तो 6 ही हैं खैर, पर एक जमाना था शकुनी वाला उसमें 2 पासे यूज होते थे। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है अब कि मेरे घर में वो पासा था हाँ, actually। बस हो गया फिर। चौसर बोलते हैं उसको। हाँ चौसर बोलते हैं, बिल्कुल साहब भाई। उसको। तो कुछ चीजें हैं। और मैं एक चीज बताऊं, कहना चाहिए तो आंसर मिलना चाहिए मेरी ऑडियंस को। तो मैं बता दूं कि अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, उसके लिए मैं बेस्ट चीज बताता हूँ जो मैंने थोड़ा सा किया भी है। कि अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, आप रुक गए हो, तो आपके लिए कहना है 4 चीजें आप कर सकते हो। बेस्ट एट योर वर्क, जो भी आप कर रहे हो उसमें बेस्ट कर दो, जो भी आप बेस्ट करना चाहो। नाउ द सेकंड थिंग, बेस्ट एट योर रिलेशनशिप। अब आप देखो कि आपके साथ किसके किसके झगड़े हो चुके हैं, आप उनको बेस्ट कैसे। नाउ द थर्ड थिंग, बेस्ट एट योर हेल्थ। अपने हेल्थ को इतना ज्यादा मजबूत तो आप नहीं कर सकोगे। वैसे मैं इस चीज को बोलने के साथ काबिल नहीं महसूस कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने हेल्थ को थोड़ा थोड़ा अपने मैनेज कर रहा हूँ। नाउ द फोर्थ थिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जब ये तीनों चीजों को आप एक्वायर कर सकते हो तो नाउ फोर्थ थिंग आएगी, बेस्ट एट योर लाइफ। आप अपने लाइफ में क्योंकि अब आप खुद सोचो कि जब आप बेस्ट एट वर्क में आओगे, सबसे पहले तो आपके माइंड में यही आएगा कि अगर मैं जॉब या बिजनेस पे हूँ, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या बेटर कर। जब आप हेल्थ में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सी रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा कि जहां पर मुझे बैठ के सोचना है, वहां पर मैं किसकी हेल्प भी ले सकती हूँ। क्योंकि रिलेशनशिप का एक एक्चुअल मीनिंग ये भी होता है कि वो आपको उस शादी में आकर 4 लोगों के लिए बस नहीं है रिलेशनशिप की, आकर उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। रिलेशनशिप का जो बेटर मीनिंग होता है वो होता है कि आपको हर उस वर्स्ट कंडीशन में आपको हेल्प करे आकर। तो ये चीजें हो सकती है। तो अगर ये 4 चीजें आपको हेल्प कर सकती तो मुझे नहीं लगता फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज सीखनी चाहिए आपसे। मैं जेन्युइन बताऊं, मेरे को ऐसी इसलिए, और ये 4 चीजें मैं जाके लिखूंगा। चलो आज एक चैलेंज लेते हैं। अगर मेरे को कोई देख रहा है या मेरे जानने वाले मेरे को देख रहे हैं, तो लेट्स टेक अ चैलेंज कि हम एक चैलेंज लेते हैं, इन 4 चीजों को लिखते हैं और इन 4 चीजों को कितना सोचा जा सकता है, चलो सोच के देखते हैं। क्योंकि अगर हम इन 4 चीजों पे सोच सकते हैं तो हम बहुत खरे उतर सकते हैं। वो वाली बात है कि एक खदान से निकला सोना है जिसको तराशने की तैयारी चल रही है, और वो तैयारी अब शुरू हो चुकी है। और आफ्टर ऑल मेरे ऑडियंस को पता है कि मैं अमन सोनी, बगल में निखिल सोनी, तो सोना है उसकी वैल्यू जस्ट लाइक हम वैल्यू पे जाते हैं, नाम पे नहीं जाते हैं। नाम पे एक वक्त आएगा, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, एक वक्त आएगा कि जब शायद दुनिया आपको आपके नाम से जाने, हाँ, पर आप अपने नाम को लेके इतना ज्यादा बल नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आप उस वक्त पे आप केपेबल होंगे। हाँ, एंड देन मेरे को ऐसा लगता है कि तब हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। काफी बेहतरीन कन्वर्सेशन हुई हमारे बीच। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे भी बेटर चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा ये लगा कि हमारा जो स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रगलिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोल दूं। क्योंकि जो भी लोग अभी जो बातें कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने की बात करते हैं। इस कन्वर्सेशन को भी बदल दें, स्ट्रगल नहीं कहते, एक्सपीरियंस कह देते हैं। एक्सपीरियंस कहते हैं। क्योंकि अगर इस लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आने वाली 70 साल जितने भी जीने वाले हैं
मिनिमम जो लाइफ है हमारे इंडिया की वो 72 ईयर्स है लाइफ हाँ एक्सपेक्ट, बिल्कुल। है ना। तो अगर 72 साल जीने वाले हैं और हम 20 के हो गए हैं, तो आने वाले जो 50 साल हैं हमारे पास, तो अगर हम उसको अभी से अगर हम ये सोच के जिएंगे कि स्ट्रगल है ये, तो लेट्स टेक एक्सपीरियंस लेके देखते हैं ना यार कि कितना बेहतर किया जा सकता है। पॉजिटिविटी तो ये जो पॉजिटिविटी है वो सबके साथ लानी है। एंड मैं एक चीज बहुत कॉमन हो गया मेरे इस सीरीज का, क्या सच में माइक ऑन होता है तो दिमाग ऑफ हो जाता नहीं साहब, जब माइक ऑन होता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब माइक ऑन होता है तो जैसे जो धड़कन की आवाज होती है ना, है? हाँ वो आप तभी सुन सकते हैं जब आप एक बहुत शांत दायरे में हो। तो मेरे को ऐसा लगता है जब आप माइक ऑन करते हैं ना, तो आप अपनी दिल की आवाज सुन सकते हैं और आप वो कह सकते हैं। आपके पास एक मौका है, हाँ आपके पास एक मौका है वो कहने का, जो शायद आप खुद से नहीं कहते हैं, शायद आप कभी पन्नों में नहीं लिखते हैं, शायद आप अपने घर वालों को नहीं कहते हैं, पर जब माइक ऑन होता है तो कभी कभी, क्योंकि सेल्फ टॉक का आजकल का हमारा जो जरिया, हमारी यूथ का जो जरिया है वो यही है कि आप कैमरा ओपन करिए। अगर आपको रिकॉर्ड ही करना है ना खुद, तो दिन का 2 मिनट 5 मिनट निकाल लीजिए साहब, अपने आप से थोड़ी बातें करके देखिए कि आपके भीतर असल में चल क्या रहा है। शायद पहले दिन समझ में ना आए, अगले 10 दिन में समझ में ना आए, अगले 50 दिन में वो समझ में ना आए, बट एक लंबे वक्त के बाद जब आप अपनी वो पहली वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं कहाँ था और कहाँ हूँ, तो कितना बेहतर हो सकता था और कितना बेहतर मैं हो गया हूँ, वो चीज हम देख ही पाएंगे। बिल्कुल। हो आई एम सो हैप्पी। नहीं, एक्चुअली जेन्युइन मैं बताऊं कि मैं बहुत खुश हूँ, और इसके पीछे एक वजह ये है कि कभी कभी हम, देखो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अगर वो हमारा जानकार आदमी है, तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सभ्य बन के बात करें। सभ्य मतलब यही होता है साहब, संस्कृत में सभ्य मतलब यही होता है कि आप सही बनने की प्रयत्न कर रहे हैं ना, आप सही राह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप सही होके कोई बात करते हैं तो अक्सर वो बात बहुत बेहतर निकल के आती है। जैसे कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं कि नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ना ये वो नहीं है। अच्छा तो बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि अगर सच में आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हूँ तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नहीं साहब, करिए आप, मैं तो कहता हूँ करिए। और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको बुला भी लेंगे बात करने के लिए, ये बात करने में अपने आप को खुश प्रतीत करते हैं। तो अगर आपके मन में है कोई बात तो आप आइए यहाँ, मैं कह रहा हूँ आप आइए यहाँ, क्योंकि मैं आया हूँ, है ना। क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बात करूँ। और अमन जी एक ऐसे शख्स हैं जो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ तो ऐसा एक्सपेक्ट होगा जो हम, हो सकता है अपने परिवार वालों से ना कह रहे हो, अपने प्रेमी से ना कह रहे हो, और अपने शिक्षकों से ना कह रहे हो, पर अगर आप स्वयं से बात करना चाह रहे हैं तो आप इनसे मिलिए, क्योंकि ये आदमी बहुत बेहतर है इस मामले में। तो ये बेहतर है, बाकी मामलों का मुझे नहीं पता, बस जिस मामले में बेहतर है अगर उस पर मैं फोकस करूँ तो बहुत बेहतरीन हो सकता है। हाँ, so you want to be your reality check? Just come in my show, join us for Mic on दिमाग ऑफ। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइक या सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। That's all. Thank you. Thank you.